हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे ब्लॉक नंबर 2 यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में और उसका यूनिट नंबर 8, जहां पे हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चरल पॉलिसीज के बारे में। और ये होगा हमारा इस कंप्लीट ब्लॉक का आखिरी कंसेप्ट और यूनिट नंबर 8 का आखिरी टॉपिक, यानी इसी के साथ हम ब्लॉक नंबर 2 को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पढ़े देखते हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। एक तो हम जो पढ़ रहे थे रिसेंट एग्रीकल्चरल पॉलिसी रिफॉर्म्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे मार्केट रिफॉर्म को, ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स को जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करना छोड़ दिया था। उसके अलावा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA, तो हम ये देखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, इसको थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे, इसके एडवांटेज समझेंगे। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेज यानी कि क्रिटिक्स को डिस्कस करेंगे और कैसे हम इसे और अच्छा बना सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे स्मॉल होल्डर्स एग्रीगेशन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस कंप्लीट वीडियो के अंदर डिस्कस करने हैं और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 नंबर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो पहले बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल पॉलिसी के अंदर मार्केट रिफॉर्म के अंदर हम बात कर रहे थे और मार्केट रिफॉर्म्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केट को रेगुलेट नहीं करेगी गवर्नमेंट तो जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं दोनों ही बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइट होते हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएरीज आ जाते हैं, चाहे वो टॉप ट्रेडर्स हों, ठीक है, इसके अलावा होलसेलर्स हो, रिटेलर्स हो, तो अपना कमीशन हाई रखते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि प्रोड्यूसर से तो ये बहुत सस्ते में कोई भी गुड्स खरीदते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स को बहुत ही महंगे में सेल करते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि जो मार्केट है उसमें क्या हो, रिफॉर्म्स आए। 2 पॉइंट कौन से रह गए थे वो देखते हैं। तो 10th पॉइंट हमारे पास क्या बोलता है, प्रमोट अ नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके लिए एक नेशनल मार्केट होनी क्या है, बहुत जरूरी है। थ्रू द प्रोविजनिंग ऑफ इंटरस्टेट ट्रेडिंग लाइसेंस, जहां पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे इंटरस्टेट ट्रेडिंग लाइसेंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडिंग, जहां पे हम लाइसेंस तो प्रोवाइड करेंगे इंटरस्टेट, यानी कि अगर स्टेट में आपस में जो भी ट्रांजैक्शंस होगी उनके लिए लाइसेंस मिलेगा। दूसरा, हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे ध्यान रखेंगे। एक तो ग्रेडिंग सिस्टम पे कि भाई जो क्वालिटी है वो किस लेवल की है, जो भी फूड प्रोडक्ट है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसकी। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन, कैसे हम उसे स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज, ये सब जो है ना उन सब के लिए क्या होनी चाहिए, एक सिंगल नेशनल मार्केट होनी क्या है, बहुत जरूरी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है इसका, 11वां रिफॉर्म, प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड। हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी चाहिए जहां पे सबके पास क्या हो, बराबर मौके हों अपने आप को साबित करने का, कंपीट करने का। टू द लाइसेंसेस ऑफ प्राइवेट मार्केट यार्ड, जहां पे हम लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट मार्केट यार्ड को, प्राइवेट मार्केट सब यार्ड को, एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग APMC को, जहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा डायरेक्ट मार्केटिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, APMC। तो ये सारे बेनिफिट जो है ना हम यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि सबके पास क्या है, लाइसेंसेस मौजूद हैं, प्राइवेट मार्केट सब यार्ड के पास भी, प्राइवेट मार्केट यार्ड में भी, ठीक है, लाइसेंसेस जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। क्योंकि देखो जनरली होता ये है कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को या फिर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस मिलता है तो ऐसे केसेस में, ठीक है, मोनोपोली बनने के चांस जो है वो बन जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो उस मोनोपोली को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है उनको लाइसेंस ना मिले, सबको ही लाइसेंस प्रोवाइड ट्रेड करने का, ताकि कंपटीशन जो है वो बढ़े, ताकि मोनोपोली क्रिएट ना हो। क्योंकि मोनोपोली क्रिएट होगी तो एक्सप्लॉइट होंगे भाई कंज्यूमर्स भी प्रोड्यूसर्स भी, तो मोनोपोली क्रिएट नहीं होनी चाहिए किसी पर्सन की। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद समझते हैं नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल NMSA। तो देखो मैं बात कर रहा हूँ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, पहले एक वर्ड समझते हैं सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है। देखो हम जब भी ग्रोथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो हम सिर्फ ऐसे ग्रोथ और ऐसे डेवलपमेंट की बात नहीं करते कि जो आज हो फ्यूचर में उसे सस्टेन ना कर पाए। हम हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करते हैं, यानी कि एक ऐसी ग्रोथ, एक ऐसी डेवलपमेंट जिसका बेनिफिट आज की जनरेशन को ही मिले और जो फर्दर आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर में जाने वाली जनरेशन है, उनको भी इसका बेनिफिट मिले। अब मान लो आज तो हमने प्रोडक्शन कर लिया एग्रीकल्चर लेवल पे बढ़ा के,
जैसे हमने ग्रीन रिवोल्यूशन चलाया था, HYP सीड्स यूज़ किए गए थे, वाटर बहुत बड़े लेवल पे यूज़ किया, और जो फर्टिलाइजर्स हैं वो अच्छे लेवल पे यूज़ किए। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या होगी कि लैंड डिग्रेड हो सकता है, वाटर मैनेजमेंट नहीं होगा तो वाटर कंटेमिनेट होगा, पोल्यूट होगा, इसके अलावा इन्वायरमेंट डैमेज होगा वो अलग से। तो ऐसे केसेस में हम फ्यूचर में उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, उस डेवलपमेंट को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इससे होगा क्या कि कहीं ना कहीं आज की जनरेशन तो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी निकाल लेगी, लेकिन जो फ्यूचर वाली जनरेशन है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जो है ना कोशिश करते हैं कि जो भी डेवलपमेंट हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, कि उसका बेनिफिट हम अभी भी लें और आने वाली जनरेशन्स में भी हम उसका बेनिफिट जाने दें। तो वही चीज़ है, इसी को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अभी एक नेशनल मिशन बन गया था, इसी को हम क्या बोलते हैं, NMS से। अब इसके अंदर हम 4 चीज़ों पे फोकस करते हैं। पहला क्या आता है, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं RAD। अब ये रेन फेड एरिया डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हमें जो है इरिगेशन के लिए अच्छा पानी मिल जाता है, अच्छा वाटर मिल जाता है रेन की वजह से। तो हमें ऐसे एरियाज डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है, जो रेन फेड हो, ठीक है, ताकि जो इरिगेशन है उसके लिए पानी की कभी दिक्कत ना हो, इजीली जो है पानी अवेलेबल हो इरिगेशन करने के लिए हर जगह। क्योंकि हम हमेशा हर जगह वाटर टेबल को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हुआ क्या, आपने सुना भी होगा, वाटर टेबल जो है ना और ज़्यादा नीचे जाती चली जा रही है, क्योंकि हम जो है वो ट्यूबवेल वगैरह यूज़ कर रहे हैं। और जब बात करते हैं फ्री सब्सिडी की, तो गवर्नमेंट ने पावर सप्लाई के ऊपर फ्री सब्सिडी प्रोवाइड कर रखी है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स है वो एक्सेसिव लेवल पे यूज करते हैं उस वाटर को ट्यूबवेल के जरिए, जिसकी वजह से वाटर टेबल जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा नीचे जाती चली जा रही है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम बन सकती है, तो इसको कंट्रोल करना होगा। दूसरा, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, जो भी फार्मिंग के लिए वाटर लगता है उसे मैनेज करना भी जरूरी है, इसको हम बोलते हैं OFWM, ठीक है। क्योंकि भाई अगर हम वाटर को मैनेज नहीं करेंगे या फिर वाटर को एक बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइट करेंगे, कंटेमिनेट करेंगे, तो फ्यूचर में भी तो एग्रीकल्चर करना है, तो उस टाइम पे पानी कहाँ से आएगा, तो ये जरूरी है। तीसरा पॉइंट, सोइल हेल्थ मैनेजमेंट, हमें सोइल हेल्थ मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए ताकि जो सोइल है उसकी हेल्थ बढ़िया रहे, ठीक है। अब ये सब कैसे रहेगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, प्रिमिटिव लेवल पे जब हम फार्मिंग करते थे, यानी कि प्रिमिटिव फार्मिंग की जब मैं बात करूँ, जब पुराने जमाने फार्मिंग होती थी, तो हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब पता है क्या होता है, कि फार्मर्स जो हैं वो एक बार जगह फार्मिंग करते थे एक लंबे टाइम तक, जब उन्हें लगता था कि धीरे धीरे इस जमीन पे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती जा रही है, प्रोडक्शन का लेवल गिरता जा रहा है, तो वो वहाँ से शिफ्ट कर जाते थे, शिफ्ट करके कहीं और प्रोडक्शन करते थे। कुछ टाइम के लिए जमीन को छोड़ देते थे ताकि वहाँ के न्यूट्रिएंट्स जो है वापस क्या हो जाए, गेन हो जाए, और कहीं और पे जाके फार्मिंग कर रहे हैं। और जब वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाएंगे तो वहाँ पे वापस आके फार्मिंग करना शुरू कर देते थे। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये हो सकता है। तो इससे जो है ना सोइल की जो हेल्थ है वो क्या रहती है, मैनेज रहती है, अच्छी रहती है। और बहुत बार तो ये भी देखा गया कि जब हम फर्टिलाइजर्स बहुत बड़े लेवल पे यूज़ करते हैं तो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्या हो रही है उन केमिकल्स की वजह से, कि धीरे धीरे जो फर्टिलिटी है वो लैंड की वो कम होती रहती है। उस फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो क्या फॉलो करें, फर्टिलाइजर को कम यूज़ करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करें, मैन्योर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसके जरिए जो सोइल की हेल्थ है वो मैनेज रहेगी, और फ्यूचर में भी हम जो है वो कंटिन्यूसली डेवलप कर पाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या आता है, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हमें क्लाइमेट चेंज से बचना होगा एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसके अंदर हम बात करते हैं मॉनिटरिंग की, मॉडलिंग की, एंड नेटवर्किंग की, ठीक है। कि भाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करनी है तो लगातार ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। फिर हमें मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या आता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको हम क्या बोलते हैं, PMFBY। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं जो फार्मर्स हैं वो भी रिस्क में रहते हैं। अब वो रिस्क में क्यों रहते हैं, क्योंकि उसका एक मेन लॉजिक ये है, क्योंकि ऐसे केसेस में होता क्या है कि बहुत बार ना टेक्नोलॉजिकल फेलियर हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया, वेदर फेलियर हो गया, तो जिसके चक्कर में फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे केसेस में जरूरी क्या है कि फार्मर्स के पास भी इंश्योरेंस हो, ताकि वो जो है ना अपने रिस्क को मैनेज कर पाए, अपने फाइनेंशियल लॉसेस को कवर कर पाए। क्योंकि अगर इस तरीके से ही इन्वायरमेंटल चीज़ों की वजह से ही या फिर इन्वायरमेंटल शॉक की वजह से अगर फार्मर्स को लॉस होना शुरू हो गया तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, फ्यूचर में फार्मिंग करना बंद कर देंगे, क्योंकि वहाँ से रेगुलर इनकम उनके पास आएगी नहीं। कभी बढ़िया मौसम रहा, ठीक है, बढ़िया मानसून आया, बढ़िया बारिश हुई तो अच्छी फसल हुई, ठीक है, अच्छी फसल हुई तो पैसा अच्छा मिला। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होगा कि भाई किसी भी नेचुरल शॉक की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो गई, तो इस तरीके से काम तो नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है ना ये स्कीम बनाई गई थी कि जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, की जो क्रॉप्स है उसका भी इंश्योरेंस होना क्या है
बहुत ज़रूरी है ताकि जो फार्मर्स हैं वो अपने क्रॉप्स का इंश्योरेंस कराएं। ठीक है, तो वो हम पॉइंट जो है ना यहाँ पे डिस्कस करते हैं PMFBY के अंदर। अब इससे पहला पॉइंट क्या आता है, प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स, जहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी ऑफ नोटिफाइड क्रॉप एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटी एंड पेस्ट एंड डिजीज। यानी कि किसी भी अगर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, ठीक है, फार्मर को लॉस होता है, कीड़े मकोड़ों की वजह से लॉस होता है, किसी भी डिजीज की वजह से लॉस होता है, तो ऐसे केसेस में जो क्रॉप फेलियर है उसकी वजह से जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो फार्मर्स को पे करेगी इंश्योरेंस कंपनीज या फिर इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन जहां से फार्मर्स ने इंश्योरेंस अपना करवा रखा है। तो इस चीज की इंपॉर्टेंस यहां से बढ़ जाती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर्स। हम फार्मर्स की इनकम को स्टेबलाइज कर सकते हैं, जिससे होगा क्या कि अब फार्मर्स डर में नहीं रहेंगे। अगर किसी तरह का लॉस भी हो तो उन्हें कम से कम तसल्ली रहेगी कि भाई हमने इंश्योरेंस करवा रखा है तो पर्टिकुलर कंपनी जो है हमें इंश्योरेंस का अमाउंट पे कर देगी, तो जो जरूरी पॉइंट बनता है। ऐसे ही जब हम और बात करते हैं, हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, हम अपने एसेट्स का इंश्योरेंस करवाते हैं, फैक्ट्रीज, कंपनीज, ठीक है, तो मल्टीपल चीज़ों का हम इंश्योरेंस करवा के चलते हैं। क्यों करवाते हैं इंश्योरेंस? ताकि कल को कुछ भी लॉस हुआ, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ तो पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पैसा पे करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो डर है, हमारा जो रिस्क है वो मिटिगेट हो जाता है, रिस्क खत्म हो जाता है। तो वो जरूरी था। अब तो इससे क्या होगा कि फार्मर्स की इनकम जो है वो बरकरार रहेगी, उन्हें कोई भी डर नहीं रहेगा और कंटिन्यूटी में जो है ना उनकी इनकम आएगी, जिसके जरिए वो अपनी फार्मिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, वरना होगा क्या कि अगर मान लेते हैं किसी भी नेचुरल शॉक की वजह से उनकी फसल ऐसी बर्बाद होने लग गई तो वो जो है ना उनका जो मन है वो उठता चला जाएगा फार्मिंग सेक्टर की तरफ से, एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ से, और वो हो सकता है आपको शिफ्ट कर दे किसी और दूसरी सेक्टर की तरफ, इंडस्ट्रीज की तरफ और सर्विस सेक्टर की तरफ। तो ये पॉइंट देखा। तीसरा पॉइंट क्या है, एनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब जो फार्मर्स हैं उनको एनकरेज करना भी क्या है, बहुत जरूरी है कि वो अडॉप्ट करें इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और वो करेंगे भी। क्यों करेंगे? क्योंकि भाई अगर उनकी फसलों को इंश्योरेंस मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्रेडिट पे भी चीजें ले सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल है, उधार पे पैसा ले सकते हैं, जिसके जरिए वो एडवांस इक्विपमेंट यूज करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जिससे होगा क्या, आउटपुट का लेवल भी बढ़ेगा, एफिशिएंसी भी आएगी, और आउटपुट के लेवल के बढ़ने की वजह से फार्मर्स का रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों राइज करेगा। तो मल्टीपल बेनिफिट होते हैं फार्मर्स को इन इंश्योरेंस की वजह से, क्योंकि वो सेफ फील करते हैं अपने आप को कि कल को कोई भी रिस्क होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो इंश्योरेंस कंपनीज बैठी हुई हैं जो उन्हें क्लेम प्रोवाइड कर देगी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्म सेक्टर। फार्म सेक्टर को पैसा ही मिलेगा उधार पे, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि देखो जब भी हम उधार पे पैसे की बात करते हैं ना तो बैंकिंग सेक्टर भी चीज पूछता है कि भाई आपका जो क्रॉप है अगर कल को उसे कुछ हुआ तो हमें पैसा आप कहां से रिकवर करोगे। तो इसके लिए जरूरी है कि इंश्योरेंस हो। तो कल को बोल सकते हैं कि भाई हमने अपने फसल का इंश्योरेंस करवा रखा है, हमें पैसा उधार पे चाहिए, अगर हमारी फसल कल को बर्बाद भी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम पे करेगी, हम उसे आपको उधार चुका देंगे। ठीक है, तो इस चीजों से ना जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है वो भी बढ़ता है फार्म सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। इसके बाद क्या आते हैं कि इन्हें क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? अगर इतना ही अच्छा है ये तो क्रिटिसाइज ही होता है, कुछ चीजों को लेकर क्रिटिसाइज होता है। पहला, इट फेल्स टू कवर शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट फार्मर्स, यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शेयर क्रॉपर्स है और जो टेनेंट फार्मर्स है उनको बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसे क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, दूसरा, देयर हैज बीन नो कंसल्टेड एफर्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी खास एफर्ट नहीं होते एंड इंश्योरेंस कंपनी के टू बिल्ड अवेयरनेस, ताकि अवेयरनेस को बिल्ड किया जा सके अमंग फार्मर्स अबाउट द स्कीम। यानी कि हमें जो है फार्मर्स को स्कीम के बारे में अवेयर तो करना होगा ना, तभी तो फार्मर को समझ में आया कि भाई ऐसी मार्केट में कोई चीज चल रही है जिसके जरिए हम जो है वो अपने क्रॉप का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जिससे हमें अगर किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटी, पेस्ट, ठीक है, डिजीज की वजह से हमारी फसल बर्बाद होती है तो हम वहां से कवर ले पाएंगे। लेकिन उस चीजों के लिए इंश्योरेंस की अवेयरनेस तो फार्मर्स तक पहुंचानी होगी ना, और वो अवेयरनेस कौन पहुंचाएगा? ये तो इंश्योरेंस कंपनी प्रमोट करे, ठीक है, अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज को, जैसे कि वो करते भी हैं, पर बाकी केसेस में, फार्मिंग केस में भी वो प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट अवेयर करे लोगों को। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन इंश्योरेंस कंपनीज एंड फार्मर्स। भाई कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है इंश्योरेंस कंपनीज का किसके साथ?
फार्मर्स के साथ। एज इंश्योर्ड फार्मर्स जनरली रिसीव नो इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि देखा गया है कि जनरली जो इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो इंश्योर्ड फार्मर्स को मिलते ही नहीं है। तो ये एक बहुत घटिया बात है कि भाई मैं जिससे इंश्योरेंस करा रहा हूँ उस कंपनी के बारे में मुझे पता तो होना चाहिए ना, मुझे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट भी मिलना चाहिए ताकि मुझे पता हो कि मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ों का कवरेज मिला हुआ है, किन किन चीज़ों को मैं फ्यूचर में क्लेम कर पाऊंगा, किन किन चीज़ों को मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा। वो सब पता कब लगेगा? अगर मेरे पास इंश्योरेंस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट होगा और मुझे अपनी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में पता होगा। इसके बाद स्कीम नीड्स टू बी फोकस ऑन, किन किन चीज़ों पे जो स्कीम है फोकस कर सकती है। पहला पॉइंट क्या आता है? इंक्रीजिंग कवरेज ऑफ टेनेंट। भाई टेनेंट जिसको कवरेज प्रोवाइड नहीं कर रहे थे उसको कवरेज प्रोवाइड होना चाहिए, शेयर क्रॉपर्स को भी कवरेज प्रोवाइड होना चाहिए, एंड नॉन लोनली फार्मर्स को भी कवरेज प्रोवाइड होना चाहिए। दूसरा, कवर द रिस्क एंड लॉसेज ऑफ इन्फ्लिक्टेड बाय वाइल्ड एनिमल्स। कई बार क्या होता है कि जो जंगली जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वो भी जो क्रॉप्स है वो खराब कर देते हैं, कई बार खेतों में से चल के निकल जाते हैं, पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में भी जो कवरेज है वो फार्मर्स को मिलना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी के जरिए। तीसरा पॉइंट, प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स। भाई इन फार्मर्स को हक है ये चीज़ जानने का कि जब उन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा है, प्रीमियम पे कर रहे हैं, कि भाई उनकी जो फसल है, ठीक है, उस मतलब उनकी जो इनका इंश्योरेंस है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए। एंड इंश्योरेंस कंपनी एंड इशू इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट। और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फार्मर्स को उनके इंश्योरेंस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे। फोर्थ पॉइंट क्या आता है? मेक अवेलेबल ऑल पीएमएफबीवाई यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रिलेटेड डाटा इन पब्लिक डोमेन। यानी कि जो भी डाटा पीएमएफबीवाई के पास है वो पब्लिक डोमेन में होना भी क्या है? बहुत जरूरी है। इसका फिफ्थ पॉइंट क्या आता है? मेक विलेज इंडिविजुअल फार्म एज अ यूनिट ऑफ असेसमेंट अ क्रॉप लॉस एंड डैमेज कंपनसेशन। यानी कि जो भी विलेज है या इंडिविजुअल फार्म है, ठीक है, उसको वहाँ पे अगर किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, किसी भी तरह का डैमेज हुआ है, तो उसके लिए कंपनसेशन मिलना चाहिए, चाहे वो एक इंडिविजुअल फार्मर हो, चाहे पूरी गाँव को नुकसान हुआ हो। अब इसके बाद बात करते हैं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल होल्डर्स एग्रीगेशन। तो स्मॉल होल्डर्स एग्रीगेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो स्मॉल होल्डर्स एग्रीगेशन का मतलब पता है क्या है? कि कई बार क्या होता है कि छोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो इनको जो है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं इंडिया में जो है ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं अराउंड 80% के आसपास सब जो है वो छोटे और स्मॉल फार्मर्स हैं, बड़े फार्मर्स तो बहुत कम है। तो ऐसे केसेस में इनके लिए जो है वो कोई ना कोई चीज़ तो होनी चाहिए, जो आनी चाहिए, जो इन्हें एक्सप्लॉइट होने से बचाए इन छोटे फार्मर्स को, इन मार्जिनल फार्मर्स को। तो इसके लिए जरूरी है कि वो अपना एसोसिएशन बनाए, यानी कि यूनिटी ऑफ पावर, कि जब वो यूनिटी में रहेंगे तो उन्हें कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम बात करते हैं एफपीओ की। जब हम क्या बात बोलते हैं? फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई फार्मर्स अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जहाँ पे सारे के सारे स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स इकट्ठे हो रखे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से बचाएं। एक्सप्लॉइट से बचेंगे, कोई भी ना एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर एक भी इंडिविजुअल फार्मर एक्सप्लॉइट हुआ तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी। तो इससे कोई भी पर्सन जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑफिसर, कोई भी पर्सन उस पर्टिकुलर स्मॉल फार्मर को एक्सप्लॉइट करने से बचेगा। दूसरा, बार्गेनिंग पावर आती है इंडस्ट्रीज के साथ में, खासकर जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ट्रेडर्स हो गए, एक्सपोर्टर्स हो गए, ठीक है, तो इनके साथ ना जब ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन बैठेगी अपने प्रोडक्शन को लेके तो बार्गेनिंग पावर आती है, ये अच्छा रिवेन्यू, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं अगर ये एग्रीगेट हो तो। इसका नाम क्या दिया हमने? स्मॉल होल्डर्स एग्रीगेशन, कि जिनके पास स्मॉल लेवल पे लैंड है, स्मॉल लेवल पे रिसोर्सेज हैं और स्मॉल लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, वो अपने आप को एग्रीगेट करके अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से बचा सकते हैं और अच्छा रिवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक के टॉपिक क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए ब्लॉक के साथ जहाँ हम डिस्कस करेंगे नया यूनिट, शायद इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ेंगे हम अगले ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जिन भी बच्चों को नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है।